विक्रम मल्होत्रा को रिटायर हुए अभी 2 महीने ही हुए थे। चेहरे पर सख्ती और आंखों में अनुभव की चमक। आर्मी की नौकरी ने उसे जीवन में कई काले धब्बे दिखा दिए थे, लेकिन अब वो चाहता था शांति। इसीलिए उसने दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुराना बंगला खरीदा, वृंदावन विला। अनवी, उसकी पत्नी, को ये जगह पहली बार में ही खटक गई थी। ये बंगला कुछ तो अजीब है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। अरे डरना बंद करो अनवी, जिंदगी में पहली बार हमें अपना ठिकाना मिला है, बस थोड़ा काम करवा लेंगे। विक्रम और उसकी बेटी रिया ने बंगले के अंदर का मुआयना किया। 3 मंजिला ये बंगला वर्षों से बंद था। हर कोने में ढोल की मोटी परत और पुरानी दीवारों पर जाले। बंगले में नौकर के रूप में बबलू काका को रखा गया, वही जो पहले इस बंगले में काम कर चुका था। एक चुपचाप और झुका हुआ बुजुर्ग। तीसरे दिन रिया ने अटारी की सफाई करते हुए एक पुराना सूटकेस खोज निकाला। अजीब बात यह थी कि उस पर ताले के निशान नहीं थे, फिर भी खुल नहीं रहा था। मम्मी, ऊपर एक सूटकेस मिला है, बहुत पुराना लग रहा है, छूना मत उसे। उस रात रिया के कमरे से रोने की आवाजें आई। ये कौन सिसकियां भर रहा है? शायद बबलू काका। लेकिन बबलू काका उस समय बंगले के पीछे वाले कमरे में सो रहा था। जब उन्होंने रिया के कमरे में जाकर देखा तो वो गहरी नींद में थी, पर खिड़की खुली थी और हवा नहीं होने के बावजूद पर्दे हिल रहे थे। अगली सुबह बबलू काका ने सूटकेस की बात सुनी तो उसका चेहरा जर्द पड़ गया। साहब, वो सूटकेस, उसे मत छूना, उसी ने तो पिछले मालिक को खा लिया था। क्या बकवास है ये? साहब, 22 साल पहले इस बंगले में एक महिला रहती थी, माया मैडम। अकेली, सुंदर, लेकिन अजीब सी। एक दिन वो अचानक गायब हो गई। किसी ने उन्हें जाते नहीं देखा, लेकिन तभी से वो सूटकेस बंद पड़ा है और रात को सिसकियां आती है। शायद उसकी आत्मा अंदर बंद है। विक्रम ने इसे एक मनगढ़ंत कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। उस रात तेज बारिश हो रही थी। तभी अटारी से एक सिसकी सी आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे कोई बंद कमरे में रो रहा हो। आज फिर वही आवाज सुनी। सूटकेस में कोई है, वो मुझसे बात करना चाहता है। विक्रम नींद में करवट बदल रहा था। तभी खटाक की आवाज आई। वो दौड़कर अटारी में गया। सूटकेस अब सीधा नहीं पड़ा था, उलट गया था और उसके पास एक लड़की की तस्वीर रखी थी जो उनके परिवार में किसी की नहीं थी। रिया धीरे धीरे बदलने लगी। पहले वो शांत और किताबों में खोई रहने वाली थी, लेकिन अब वो एक अजीब सी भाषा बोलती, कोई प्राचीन बोली। ये मेरी बेटी नहीं है, इसमें कुछ और है। पंडित नाथ जी को बुलाया गया। उन्होंने एक विशेष तंत्र के जरिए सूटकेस को जांचा। इसमें एक आत्मा है और वो मुक्त नहीं हो पा रही। उसे जबरदस्ती एक वस्तु में बंद किया गया है। लेकिन किसने किया ऐसा? जिसने उसे मारा उसी ने उसे बंद किया। शायद वो आजादी मांग रही है। बबलू काका ने आखिर में सब सच बताया। माया मैडम की शादी जबरन एक तांत्रिक से करवाई गई थी। वो बंगले में उन्हें बंद करके साधना करता था। एक दिन उन्होंने उस पर हमला किया और भागने की कोशिश की, पर तांत्रिक ने उन्हें जिंदा सूटकेस में बंद कर दिया और तंत्र से उसकी आत्मा बांध दी। हे भगवान, मतलब हम उसी आत्मा के साथ रह रहे हैं? पंडित जी ने अंतिम उपाय बताया, सूटकेस को गंगा में प्रवाहित करना। लेकिन नहीं, आत्मा अब मुक्त नहीं होना चाहती थी, वो बदला चाहती थी। रात के 12 बजे सूटकेस अपने आप खुला। रिया की आंखें सफेद थी। वो बोली, लेकिन उसकी आवाज माया की थी। जिसने मुझे मारा उसे भी साथ ले जाऊंगी। रिया, रिया, शिव मंत्र पढ़ो जल्दी। घर में दीपक अपने आप जल उठे। सूटकेस से काले धुएं की लहरें निकली और रिया के शरीर को घेरने लगी।
विक्रम ने साहस जुटाया। उसने सूटकेस उठाया और उसे सीढ़ियों से नीचे गिराया। नहीं, मैं मरी नहीं हूँ। लेकिन आखिरकार सूटकेस खुला और अंदर से निकली एक कंकाल जैसी लाश। पंडित जी ने अंत में उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया। शुक्रिया, मुझे अब सुकून है। 2 महीने हो चुके थे उस रात को जब विक्रम मल्होत्रा के बंगले में आत्मा मुक्त हुई थी। माया अब इस दुनिया में नहीं थी, कम से कम सबको यही लगता था। लेकिन आत्माएं जब मुक्त होती है तो वो खाली जगह नहीं छोड़ती। कभी कभी वो वापस आती है और इस बार सिर्फ सिसकियां नहीं आती, चीखें भी गूंजती है। रात के 3 बज रहे थे, सब सो रहे थे, लेकिन रिया जाग रही थी। पिछले 4 दिनों में वो सो नहीं पाई थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। उसने डायरी बंद कर दी और दीवार की ओर देखा। दीवार पर एक नन्ही सी दरार जो अब हर दिन बढ़ती जा रही थी। माया, तू गई नहीं है ना? एक सिसकी बहुत धीमी दीवार के अंदर से, साहब वो सूटकेस तो गया, लेकिन माया नहीं, वो अब उस दीवार में समा गई है। बकवास बंद करो, मैं अब इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। यकीन करेंगे जब द्वार खुलेगा। विक्रम ने देखा अटारी में जो दीवार पहले सीमेंट की थी, अब उस पर रेत और चूने की पुरानी परतें झलक रही थी। एक जगह हाथ लगाने पर वो दीवार खुद ब खुद अंदर धंस गई और वहां था एक निशान, त्रिशूल और माया की आंखें। रिया को हर रात एक ही सपना आता। वो एक लंबा अंधेरा गलियारा था, अंत में एक लाल दरवाजा। दरवाजे पर वही सूटकेस रखा था, खुला हुआ, और उसके अंदर माया बैठी थी, मुस्कुराती हुई। मैं गई नहीं रिया, बस दरवाजे के उस पार हूँ। क्या होगी मेरे साथ? रिया की आदतें बदल गई थी। वो अब अकेले बैठी रहती, किसी से बात नहीं करती। एक दिन विक्रम ने देखा वो दीवार पर कुछ लिख रही थी खून से। खोल दो द्वार, वरना सब जाएंगे। ये फिर से शुरू हो गया है। हम इस बंगले को छोड़ देंगे। लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। रात में दीवार खुद ब खुद खुल गई। पीछे एक पुराना पत्थर का दरवाजा था, जैसे किसी किले की तह में जाने वाला रास्ता। विक्रम, अनवी और बबलू उस दरवाजे के पार गए। उनके साथ एक कैमरा था जो सब रिकॉर्ड कर रहा था। पत्थर की सीढ़ियां थी, नीचे एक कमरा था जिसमें दीवारों पर इंसानी चेहरे खुदे थे और बीच में वही सूटकेस। लेकिन अब सूटकेस से माया नहीं निकली। अब वहां एक और चीज थी, एक नन्हा बच्चा, पर उसकी छाया नहीं थी। मैं द्वार हूं, माया अब मेरे अंदर है। वो बच्चा नहीं है। भागो यहां से। लेकिन तब तक दरवाजा बंद हो चुका था। बबलू ने कैमरे को उठाया। उसने देखा उनके पीछे अब भी कोई खड़ा है। माया अब धुएं की तरह थी, लेकिन उसकी आंखें थी बिल्कुल साफ और उनमें आग थी। जिसने मुझे जलाया अब वो खुद जलेंगे। कमरे की दीवारें दहकने लगी, हवा में राख उड़ने लगी। रिया ने वही मंत्र दोहराया जो पंडित जी ने सिखाया था। ओम नमः काल भैरवाय स्वाहा, मुक्त करो माया को। मंत्र के प्रभाव से दीवारें कांपने लगी। सूटकेस फिर खुला, लेकिन इस बार अंदर एक आईना था। विक्रम ने जैसे ही उसमें देखा, उसने खुद को आग में जलते हुए देखा। जो मेरी सिसकियों को अनसुना करता है वो खुद चीखेगा। अनवी ने आईना तोड़ दिया और उसी पल एक चीख इतनी तेज कि बंगले की खिड़कियां टूट गई। 1 महीना बीत गया, बंगला खाली है, कोई नहीं जानता विक्रम, अनवी और बबलू को क्या हुआ। रिया आज भी वहीं रहती है, लेकिन अब वो कुछ बोलती नहीं। नई दीवार पर फिर से एक दरार बन रही है और रात के 3 बजे सूटकेस से नहीं, दीवार से सिसकियां आती है। माया मरी नहीं, अब वो दरवाजा बन गई है और हर बंगले में कोई ना कोई दीवार उस दरवाजे से जुड़ी होती है।
बंगला अब वीरान है। रिया अब माया से जुड़ चुकी है। सूटकेस तो खुल गया था, लेकिन माया की कहानी अब भी बंद नहीं हुई है, क्योंकि माया अब लौट रही है, इस बार इंसान बनकर। नई दिल्ली के एक निजी मानसिक अस्पताल में रजिस्ट्रेशन हुआ। नाम रिया मल्होत्रा। स्थिति कैटाटॉनिक ट्रॉमा। लक्षण बोलती नहीं, खाती नहीं, सिर्फ दीवारों से बातें करती है। डॉक्टर संध्या वर्मा ने इस केस को लिया। उसे इस हालत में 3 हफ्ते हो गए। परिवार नहीं है, केस भी क्लोज है। मैडम, वो कभी कभी कुछ बुदबुदाती है और दीवारों पर खून से कुछ लिखती है। डॉक्टर संध्या ने जब रिया से बात की, उसने पहली बार बोला, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। मैं आया हूँ और अब इस शरीर में जन्म लिया है। सुइयों और दवाओं से रिया की हालत सुधरने लगी। कम से कम लोगों को यही लगा, लेकिन रात को वो कुछ और ही बन जाती थी। अस्पताल की सीसीटीवी में दिखा, रिया रात को अस्पताल से बाहर निकलती है, जमीन पर बैठती है और गंगा तट की मिट्टी खाने लगती है। तुम ये क्यों करती हो? हाँ, मेरी हड्डियाँ बाहर गई थी, मैं उन्हीं को खोज रही हूँ। डॉक्टर संध्या ने उस रात सीसीटीवी दोबारा देखा और उसमें कुछ असंभव था। रिया अकेली नहीं थी, एक छाया उसके पीछे चल रही थी। एक रात अस्पताल के पीछे की दीवार गिर गई। मलबे में एक जंग लगा पुराना सूटकेस मिला, वही जो विक्रम के बंगले में था। सूटकेस खोलते ही एक चीख गूंजी, इतनी तेज कि अस्पताल की सारी लाइट्स बंद हो गई। रात को 4 मरीज मारे गए। उनके चेहरे ऐसे थे जैसे डर से जले हों, और हर शव के पास एक चीज मिली, एक जली हुई लाल साड़ी का टुकड़ा। एक रिपोर्टर विशाल अग्रवाल, जिसे पुरानी आत्माओं और हॉन्टेड जगहों में दिलचस्पी थी, इस केस की खबर सुनकर अस्पताल पहुंचा। इस लड़के की फाइलें 2 साल पुरानी हैं, पर बंगला जहां ये हादसा हुआ था वो अब बिक्री में है। विशाल ने बंगले की जांच शुरू की। बंगले के हर कोने में राख की गंध थी, लेकिन सबसे अजीब चीज थी दीवारों पर उभरे चेहरे। अब और भी स्पष्ट थे, जैसे चीख रहे हों। क्या ये वही बंगला है जहां आत्मा ने सूटकेस के जरिए खुद को कैद किया था? और क्या ये आत्मा अब दोबारा इंसान बन गई है? विशाल ने पुराने तांत्रिक ग्रंथों की मदद से माया की आत्मा की कहानी खोजी। तांत्रिक ग्रंथ में लिखा था, अगर कोई आत्मा सूटकेस में बांधी जाए और उसे मोक्ष न मिले तो वो तीसरे प्रयास में जन्म ले सकती है, लेकिन वो इस बार सिर्फ आत्मा नहीं होगी, वो शरीर के साथ आएगी, और जो उसे जलाएंगे वो खुद राख बनेंगे। ओह माय गॉड, माया लौट आई है, और इस बार वो एक इंसानी शरीर में है, रिया के रूप में। अस्पताल में एक और रात। इस बार आईसीयू जला। रिया कमरे में थी, लेकिन बच गई, जबकि 3 नर्सें जल गई। हर एक के चेहरे पर वही निशान थे, त्रिशूल की खरोंचें। अब कोई शक नहीं था। रिया ब्रिया नहीं है, वो माया है, और वो कुछ चाहती है। डॉक्टर संध्या ने एक विशेष आत्मा विशेषज्ञ को बुलाया, आचार्य तिवारी। उन्होंने सूटकेस और रिया दोनों को देखकर कहा, अगर माया को वापस द्वार में न भेजा गया तो वो दिल्ली को नर्क बना देगी। वो अब जन्म ले चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा अब भी पिंजड़े में है, उसे वापस भेजना होगा। सूटकेस में एक विशेष यज्ञ रचा गया। सूटकेस बीच में रखा गया, चारों ओर 4 पवित्र अग्निकुंड। रिया को बीच में लाया गया, लेकिन तभी रिया की आंखें सफेद हो गई, हवा चलने लगी। तुम मुझे नहीं रोक सकते, तुमने मुझे जलाया, मैं अब जला दूंगी तुम्हारा हर यज्ञ। सारे दीपक बुझ गए। सूटकेस खुद बंद हो गया और चक्की की तरह घूमने लगा। तभी आचार्य ने अंतिम मंत्र पढ़ा, ओम ह्रीं कालिका चंडिका वज्रवदनायै स्वाहा। एक विस्फोट हुआ, रिया बेहोश होकर गिर गई। 3 महीने बाद रिया अब सामान्य है, स्कूल भी जाती है। सूटकेस फिर से गंगा में बहाया गया। क्या आत्मा को मोक्ष मिल गया? शायद।
लेकिन कभी कभी जब रिया आईने में खुद को देखती है तो वो मुस्कुराती है, और वो मुस्कान रिया की नहीं होती। भोपाल के रामनगर में अनाथ बच्चों के लिए एक ऑर्फनेज बनाया गया था। शुरू के कुछ साल तो वहाँ सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन बीते कुछ समय से वहाँ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी थी। वहाँ पर रहने वाले बच्चों में भी वहाँ पर प्रचलित हो रही आत्माओं की कहानियों का डर फैल चुका था। आधी रात का समय था, सब बच्चे गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी अचानक नितेश की आंख खुली तो उसने देखा कि मिंकू अपने बिस्तर से उठकर रूम से बाहर जा रहा है। ए मिंकू, इतनी रात को कहाँ जा रहा है तू? पता है ना, मिस ने इतनी रात को रूम से बाहर निकलने के लिए मना किया है। क्या करूं यार, रात को पानी ज्यादा पी लिया था, बाथरूम जाना है। अरे इतना पानी क्यों पिया तूने? अब आ रहा है ना तो रोक ले, लेकिन इतनी रात को कमरे से बाहर मत जाना। मालती मिस ने मना किया है ना रात में कमरे से बाहर जाने को। पता है ना तुझे राजू और दिनेश के साथ क्या हुआ था, और गार्ड अंकल के साथ भी। अरे कुछ नहीं होगा यार, मैं बस यूं जाके यूं वापस आ जाऊंगा, कोई भूत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चल अब जाने दे, वरना मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगा। तुझे जाना है तो मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। अच्छा ठीक है चल। नितेश और मिंकू ने दबे पांव चलते हुए बड़ी ही सावधानी से कमरे का दरवाजा खोला और बड़े ही धीरे धीरे कॉरिडोर से निकलते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगे। वो वॉशरूम तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी उन्हें वहां किसी की पायल की छन छन की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर उन दोनों के पैर वहीं जम गए। मैंने तुझसे कहा था ना कि मत जा कहीं भी। अब क्या होगा? तो चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। रात को तेज हवा चलती है तो ऐसी आवाजें आती रहती है, तो ज्यादा ध्यान मत दे। नितेश का हाथ पकड़कर मिंकू फिर से वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा कि तभी उन्हें वहां पर किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर तो अब मिंकू के भी रोंगटे खड़े हो गए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यार, चल वापस चलते हैं यहाँ से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सही कह रहा है यार, अब तो मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। कमरे में ही वापस चलते हैं। बाहर में क्या बाथरूम, सुबह ही देखूंगा। मिंकू ने नितेश का हाथ पकड़ा और दबे पांव बड़े ही तेज कदमों से कमरे की ओर बढ़ने लगा। तभी उन्हें कमरे की दीवार पर एक बेहद बड़ी और भयानक परछाई दिखाई दी और उनके कानों में फिर से वही भयानक हंसने की आवाज सुनाई दी। उस हंसी की आवाज इतनी भयानक थी कि उसे सुनते ही उन दोनों का शरीर बुरी तरह पसीने से भीग गए। लेकिन मिंकू ने हिम्मत करते हुए कमरे का दरवाजा खोला। कमरे का दरवाजा खोलते ही उन्हें वहां किसी की बहुत तेज चीख सुनाई दी। वो चीखने की आवाज इतनी तेज थी कि वहां पर सोने वाले सभी बच्चे जाग गए और ऑर्फनेज में बच्चों का ध्यान रखने वाली मालती मिस और फरीदा मिस भी नींद से उठकर जल्दी से वहां पर आ गई। क्या हुआ यहाँ पर? किसी बच्चे को कोई चोट लगी है क्या? और तुम तुम इस वक्त रूम के बाहर क्या कर रहे हो? मना किया है ना रात के समय किसी को भी रूम से बाहर नहीं निकलने को। नहीं मालती मिस, वो चिल्लाने की आवाज सुनी तो इसलिए हम बाहर आ गए। अंदर जाओ, जल्दी अंदर जाओ तुम दोनों। फरीदा मिस गार्ड के पास चलकर पूछते हैं क्या हुआ, क्योंकि वो चीखने की आवाज नॉर्मल नहीं थी। बस फिर से किसी के साथ कुछ ना हुआ हो। ओह माय लॉर्ड जीसस, रक्षा कीजिएगा। इससे पहले कि वो दोनों गार्ड के पास जाती तभी गार्ड भागता हुआ उन दोनों के पास आ गया। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर के मारे वो अपने मुंह से शब्द भी नहीं निकाल पा रहा था। क्या हो गया तुम्हें? इतने डरे हुए क्यों हो? कहीं फिर से तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो गया? अरे बोलो, तुम इस तरह मुझे और ज्यादा डरा रहे हो। बताओ, बोलो क्या हुआ? मालती मिस की बातों का गार्ड कोई जवाब नहीं दे पाया, लेकिन उसने अपनी उंगली से बालकनी के बाहर की तरफ इशारा किया। बालकनी? क्या है बालकनी में? गार्ड बिना कुछ बोले सीधा बालकनी की तरफ बढ़ने लगा। मालती और फरीदा मिस भी उसके साथ बालकनी की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बालकनी में पहुंचकर वहां से नीचे की ओर देखा तो सामने ऑर्फनेज में साफ सफाई के काम करने वाले सुजीत की लाश पड़ी थी। लेकिन ऐसा यहाँ पर पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी ऑर्फनेज के पुराने गार्ड और 2 बच्चों के साथ यह हादसा हो चुका था।
इसलिए वो तीनों ये देखकर बहुत घबरा चुके थे। जिस बात का डर था वही हुआ मालती मिस। पिछले 4 महीनों में ये चौथी मौत हुई है हमारे ऑफरनेस में। नीलम मैम ने कहा था कि अब यहाँ बच्चों को रखना खतरे से खाली नहीं, लेकिन हमने उनकी एक बात नहीं मानी। हमारी वजह से आज सुजीत भैया की भी जान चली गई। अब तो मैं एक और पल भी यहाँ नहीं रुकूंगा। आप लोगों को भले ही अपनी जान से प्यार ना हो, लेकिन मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। नहीं करनी मुझे ऐसी नौकरी। रख लेना अपनी पगार अपने पास। मैं अभी ये नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो? यहाँ पर सभी बच्चे अकेले हैं। तुम्हें यहाँ नौकरी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सुबह तक तो यहाँ रुक जाओ। अभी तो हमें पुलिस को भी इन्फॉर्म करना है। अगर तुम इस वक्त यहाँ से चले गए तो पुलिस का शक ना चाहते हुए भी तुम पर आ जाएगा। क्या मुसीबत है? यहाँ रुका तो जान का खतरा, और चला गया तो पुलिस पीछे पड़ जाएगी। हे भगवान, क्या मुसीबत है। तुम रुको, मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। मालती मिस ने पुलिस को इन्फॉर्म करके ऑर्फनेज बुलाया। पुलिस पिछले 4 महीने में चौथी बार यहाँ आई थी। एक के बाद एक यहाँ पर लोगों के मरने की बात पुलिस के लिए भी अब चिंता का विषय बन चुकी थी। एक बात मुझे बहुत खटक रही है शिंदे। ये ऑर्फनेज तो यहाँ पिछले 15 साल से है, लेकिन ये भूतिया किस्से और ये लोगों के मरने के किस्से पिछले 4 महीने से ही हो रहे हैं। बात कुछ समझ में नहीं आ रही। लफड़ा मुझे कुछ और ही लग रहा है। नहीं, कोई लफड़ा नहीं है साहब, ये कोई आत्मा ही है। मुझे तो इस जगह पर किसी चुड़ैल का साया लगता है। अरे क्या शिंदे, किसने पुलिस की नौकरी दी रे तुझे? पुलिस वाला होके कैसी कैसी बातें करता है। इनसे पूछो यहाँ की मालकिन कहाँ है। इधर किसी का खून हो गया है और वो अभी तक आई नहीं है। खून नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ये उसी चुड़ैल का किया धरा है। अरे चुप कर, और मालकिन के बारे में पता कर क्या नाम है उसका? हाँ, नीलम। इंस्पेक्टर कोकले ने जैसे ही नीलम का नाम लिया, तभी थोड़ी देर बाद नीलम भी घबराई हुई वहाँ पर पहुंची। इंस्पेक्टर साहब, पता चला कैसे हुआ ये सब? और इतने महीनों से ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये तो हमें आपसे पूछना चाहिए। कभी आप कहती हो यहाँ किसी आत्मा का साया है, वो आत्मा ही सबके साथ ऐसा कर रही है, और अब आप ही हमसे ये सवाल कर रही हो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ इंस्पेक्टर साहब। यहाँ 4 महीनों में ये चौथी मौत है। कुछ भी यहाँ पर ऐसे ही तो नहीं हो रहा। जो भी है आप पता लगाइए उसका। देखिए, ना तो हमें लाश के पास से कोई सुराग मिला है, और छत के दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ है। कैमरा रिकॉर्डिंग में भी ताले के साथ कोई छेड़छाड़ हमें नजर नहीं आई। तो ये नीचे से ऊपर कब और कैसे पहुंचा और वहां से नीचे कैसे गिरा, ये तो हम लोग भी नहीं जानते। लेकिन मैं जानता हूँ इंस्पेक्टर साहब। अब ये कौन है? ये मेरे पति हैं, आदित्य। इंस्पेक्टर साहब, मैंने इन लोगों को पहले भी कहा था कि इस ऑर्फनेज को खाली कर दो, लेकिन इन लोगों को मेरी कोई बात समझ नहीं आती। इन सब मौतों के जिम्मेदार ये लोग खुद हैं। अगर अभी भी इन्होंने इस ऑर्फनेज को खाली नहीं किया तो इन मौतों का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। आदित्य के इतना कहते ही वहां जोर जोर से हवाएं चलने लगी। आदित्य को अपने सामने 2 बच्चों की आत्मा दिखाई देने लगी, जो बहुत गुस्से में आगे बढ़ते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। उन्हें देखकर आदित्य बुरी तरह डर गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। दूर दूर हटो मुझसे, जाओ यहाँ से। आदित्य, आदित्य, क्या हुआ तुम्हें? किस लिए यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो तुम? ये दोनों ये मार डालेंगे मुझे। मुझे बचा लो नीलम, मुझे बचा लो प्लीज। ये आपके पति क्या बोल रहे हैं? ये ठीक तो है ना? इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता कि तभी आदित्य का शरीर हवा में उड़ने लगा और वो बहुत ही तेज गति से उड़ता हुआ दीवार से टकरा गया। उसके सर से तेजी से खून बहने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर सब लोग दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे। तभी उन 2 आत्माओं में से एक बच्चे की आत्मा ने बड़े ही गुस्से में आदित्य की ओर देखते हुए कहा, या तो इन लोगों को सारी सच्चाई बता दो, नहीं तो हम तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो उन दोनों का किया। बताता हूँ, सब बताता हूँ, लेकिन प्लीज छोड़ दो मुझे। क्या बताता हूँ? शिंदे, जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ तुम। उन दोनों बच्चों का खून मैंने
गार्ड और सुजित की मदद से किया था। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने गार्ड और सफाई करने वाले सुजित के साथ मिलकर उन 2 बच्चों का खून किया? लेकिन ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि मैं इस ऑर्फनेज में आत्मा का डर फैलाकर इसे खाली करवाना चाहता था, ताकि यहाँ पर एक बड़ा मॉल खोल सकूं। मैंने बहुत बार नीलम से इस ऑर्फनेज को तोड़कर यहाँ मॉल बनाने के लिए कहा, लेकिन वो इन बच्चों को यहाँ से नहीं निकालना चाहती थी। इसलिए मैंने गार्ड और सुजित के साथ मिलकर ये प्लान बनाया और आत्मा का डर फैलाने के लिए उन दोनों बच्चों को मार दिया। मैंने यहाँ पर बच्चों में डर फैलाने के लिए प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया और साउंड इफेक्ट्स के लिए वॉइस रिकॉर्डर का, ताकि रात को जब कोई बाहर निकले तो उसका डर यकीन में बदल जाए। आदित्य ने पुलिस को जो सच्चाई बताई, उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मैं कभी सपनों में भी नहीं सोच सकती थी कि पैसों के लिए तुम इस हद तक गिर सकते हो। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने घिनौने हो। अगर मुझे ये पता होता तो मैं तुमसे कभी शादी ही ना करती। शिंदे, गिरफ्तार कर लो इसे। इस जैसे वहशी दरिंदे को तो फांसी होनी चाहिए, फांसी। इससे पहले कि वो उसे गिरफ्तार कर पाते कि तभी उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगी। जोर जोर से तड़पते हुए वो जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही देर में उसका पूरा शरीर इस तरह सफेद पड़ गया जैसे उसके शरीर की एक एक खून की बूंद को किसी ने चूस लिया हो। कुछ देर तक तड़पने के बाद उसने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। जिस तरह उसने अपने लालच के लिए उन 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा था, आज उन बच्चों की आत्माओं ने अपने 3 कातिलों को मारकर उनसे अपना बदला ले लिया था और अब उनकी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई थी। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।